इस वीडियो में हम देखेंगे 3 फेजेज ऑफ कोलोनाइजेशन क्या है, उपनिवेशवाद के 3 चरण क्या हैं। थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया पहले दे दूं ताकि वीडियो को अच्छे से समझा सकूं। यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल चीज़ें बताई जाएंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहले हम बात करें जो फेज 1 है, प्रथम चरण जो है उसमें क्या होता है। 1757 से 1813 का यह समय था। इसमें क्या हुआ कि इसमें मोनोपोली थी किसकी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की। कैसे मोनोपोली थी ये बताऊंगा आगे। तो इसमें मोनोपोली चलती थी, बिल्कुल भी एक छत्र राज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का चलता था। मगर 1813 में जाकर क्या होता है, 1813 में ब्रिटेन में एक पूंजीपति वर्ग की स्थापना होती है औद्योगिकरण के फलस्वरूप। क्योंकि औद्योगिक जो क्रांति है वहाँ काफ़ी अच्छा जो है चल रहा होता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ पे पूंजीपति वर्ग जो है, कैपिटलिस्ट जो है वहाँ पे पनपते हैं। कि जिसके फलस्वरूप वो लोग कहते हैं कि भाई आपने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एक छत्र राज करने के लिए दे दिया है, ऐसा मत कीजिए, हमारे लिए कुछ रूल बनाइए, है ना। तो इस तरह से ब्रिटिश सरकार पे दबाव डालती है, जिसके फलस्वरूप 1813 का चार्टर एक्ट आता है। 1813 में एक चार्टर एक्ट आता है और इस चार्टर एक्ट के तहत क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है वो खत्म कर दी जाती है। अब मोनोपोली मैं क्यों कर रहा हूँ हम समझेंगे आगे। फेज 3 में क्या होता है कि 1860 से 1947 तक का जो फेज है उसे हम फेज 3 तृतीय चरण कहेंगे। इसमें क्या होगा कि बैंकिंग सेक्टर काफ़ी इंप्रूव होता है। यहाँ पे जो रेलवे है, रेलवे में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम जिसे कहेंगे, अभी जैसे होता है ना एफडीआई, उस तरह की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इस टाइम में चलाई जाती है। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, हम उसको आगे समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करें, हम थोड़ा बैकग्राउंड में चलें तो हम जानते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ वन ने 1600 में क्या है, 1600 चार्टर एक्ट, 1600 में एक चार्टर एक्ट बनाया था। और इस एक्ट के तहत क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी ईआईसी, इसे क्या कहा था कि भाई जा बच्चे जी ले अपनी ज़िंदगी, और जो पूर्वी एरिया है, मतलब हम जैसे भारत की बात करते हैं, तो कहा कि जा भारत में जाओ, यूरोप से, और हम इंग्लैंड की हम बात करें, यूरोप में और भी कंट्री है जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है। तो क्वीन एलिजाबेथ ने कहा कि इंग्लैंड से अब कोई भी कंपनी तुम्हारे यहाँ नहीं जाएगी, मीन्स भारत में नहीं जाएगी, तुम आराम से जाकर वहाँ पे अपना बिजनेस चलाओ। तो ये 1600 के चार्टर एक्ट में यह कहा गया था। इसका मतलब ये हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का एक छत्र राज जो है दे दिया गया भारत में। अब आगे चलते हैं। फेज 1 की हम यदि बात करें आगे, तो इसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ मर्चेंट कैपिटल, क्योंकि ये मर्चेंट कैपिटल, मर्चेंट के रूप में ही यहाँ पे अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। और पहले ये क्या करते थे जानते हैं, ये लोग पहले क्या करते थे कि झुंड में आते थे, ठीक है, और झुंड में कुछ जो है बिजनेसमैन आते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और वो यहाँ पे व्यापार करते थे, कुछ खरीद लिए, मसाला समथिंग कुछ भी खरीदा, और जो भी फायदा होता था वो जाके इंग्लैंड में ले जाते थे, उसे इंग्लैंड में जाके बेच देते थे, और जो भी फायदा होता था वो आपस में बांट लेते थे। तो ये प्रक्रिया पहले होती थी, तो इसे हम व्यापारी पूंजी कहते हैं। इसमें कृषक वर्ग की बदहाली हो गई। अब क्यों हुई हम आगे समझेंगे। उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में अंग्रेज भारत में एक छत्र जो है राज करना चाहती थी, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि 1600 के चार्टर एक्ट में उन्हें ऐसे ही पावर मिली हुई थी। तो एक छत्र जो है राज करना चाहती थी, मगर भारतीय व्यापारियों और राजा, देखिए अब 1600 का जो चार्टर एक्ट है उसमें ये तो कह दिया गया कि इंग्लैंड से कोई जो है कंपनी नहीं आएगी भारत, मगर ये नहीं कहा गया था कि इंग्लैंड, भारत में जो राजा महाराजा थे या भारत में जो व्यापारी थे उनसे तो ये टक्कर मिल रहा था इन्हें, ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि उस टाइम में हमारे भारत की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। प्रथम चरण में हम जब बात करें 1757 से 1813 के बीच बहुत ही अच्छी स्थिति थी भारत की, और भारत के व्यापारी बहुत ही अच्छे थे, और यहाँ की जो कपड़े थे वो वर्ल्ड में फेमस थे। यहाँ के कपड़े मसाले जो है बेचे जाते थे। अब इससे टक्कर मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ईस्ट इंडिया कंपनी करे तो करे क्या, इसके लिए क्या किया कि साम दाम दंडभेद की कूटनीति की नीति अपनाई। और जिसे हम कहते हैं, हमारे भारत में भी हम जानते हैं कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल लोभी हैं, और उसी लोभ के चक्कर में आपको पता है कि यहाँ पे फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई। और इसके तहत क्या हुआ, देखिए कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया गया। हराने के बाद 1764 में और एक युद्ध हुआ जिसे कहते हैं बक्सर का युद्ध। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो मैंने बनाई, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। उसके बाद इसी के फलस्वरूप इलाहाबाद की संधि होती है, जिसके तहत जो है इलाहाबाद का जो एरिया है, यूपी का जो एरिया, अवध का जो एरिया है, वो अंग्रेजों को गिफ्ट कर दी जाती है। उसके बाद क्या होता है कि 1765 में बंगाल की दीवानी जो है अंग्रेजों को मिल जाती है, इसी 1764 के बक्सर के युद्ध के फलस्वरूप।
अब इसका मतलब बंगाल की दीवानी का मतलब क्या हुआ? बंगाल की दीवानी का मतलब हुआ कि यहाँ पे बंगाल में अब जो है अंग्रेज क्या कर सकते थे? रेवेन्यू कलेक्शन कर सकते थे, टैक्स ले सकते थे लोगों से, है ना? तो ये चीजें यहाँ पे प्रारंभ हो गई। अब यहाँ से फायदा ये हुआ कि अंग्रेजों को यहाँ पे पैसे मिलने लगे। मगर आप देखेंगे 1765 के पहले अंग्रेजों के पास कुछ था नहीं। वो इस तरह से सिल्वर और गोल्ड लेके आते थे और वो सामान खरीदते थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सामान वो खरीदते थे, सामान बेच नहीं पाते थे। नहीं बेच पाने का कारण ये था कि अंग्रेज ऐसी चीजें कुछ बनाते नहीं थे जो ऐसी चीजें नहीं बनाते थे जो भारतीयों के लिए सुटेबल हो। भारतीय उससे कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि वहाँ यहाँ पे वैसा कल्चर नहीं था। तो जिसके फलस्वरूप जो है अंग्रेज सिर्फ यहाँ से खरीदते थे सामान और गोल्ड और सिल्वर का प्रयोग करते थे खरीदने के लिए, और वापस वो इंग्लैंड में जाकर बेचते थे। तो इससे अंग्रेज की सरकार भी जो है, ब्रिटिश सरकार भी काफ़ी परेशान हुई कि जो है हमारा जो खजाना है, जो सिल्वर है, गोल्ड है, खाली हो जाएगा। तो चूंकि 1757 में प्लासी का युद्ध के पश्चात 1765 में जो दीवानी प्राप्त हुई, इससे अंग्रेज को एक बैकअप मिला, है ना। और यहाँ से जो है स्थिति बहुत ही खतरनाक हो गई, और यहाँ से रेवेन्यू जो कलेक्शन होता था वो पूरा का पूरा इंग्लैंड भेज दिया जाता था, और जो भी बचता था रेवेन्यू और उसे जो है इंग्लैंड, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी कि यहाँ के जो सैनिक हैं, सैनिक को बढ़ाने के लिए, किलाबंदी करने के लिए करती थी। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या होता है देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों को जमकर लूटा, और यहाँ की जो काफी कम कीमत पर जो है सामान वो खरीद लेती थी और इंग्लैंड भेज देती थी। और इंग्लैंड के पास, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो भारत में बेच सकती थी, ये भी मैंने कहा, क्योंकि भारत एक समृद्ध देश था, ये भी एक कारण है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना होती है, और उसे हम कहते हैं 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत क्या होता है देखिए कि इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो राजनीतिक पावर, पॉलिटिकल जो पावर है वो मिल जाती है इसी के तहत, ठीक है। तो पॉलिटिकल पावर के तहत जो है सपोर्ट मिल जाता है ब्रिटेन गवर्नमेंट का। और क्या किया जाता है देखिए यहाँ पे कि बंगाल में एक गवर्नर हुआ करता था, बंगाल का गवर्नर। अब बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद जो है वो दे दिया जाता है। और इसके तहत जो है 1774 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की भी स्थापना होती है इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इससे फायदा ये मिलता है कि अब जो है आपके पास लीगल राइट भी है, ठीक है। न्यायालय आपने बना दिया तो ये चीजें हुई, कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम आएगी जो है कोर्ट में जाएगा, तो इस तरह की जो है यहाँ पे स्टार्ट हुई। अब आगे ये भी होता है कि 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू होता है। और इससे आपको पता है कि इसके तहत क्या होता है कि मान लीजिए एक जमीन है, ठीक है, आपके पास जो है 2 एकड़ जमीन है, मगर आप क्या कर रहे हैं कि 1 एकड़ में खेती कर रहे हैं। तो मुगल के काल में क्या था, आप 1 एकड़ में टैक्स देते थे, मगर यहाँ पे 1793 में जो कानून पास करा अंग्रेजों ने, उसके तहत यदि आपके पास 2 एकड़ जमीन है, आप एक भी यहाँ पे 0 आप कर रहे हैं, मतलब कि आप इसमें खेती नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको यहाँ पे टैक्स देना ही पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ कि किसानों की स्थिति बहुत ही बदतर हो गई। मान लीजिए कोई ऐसा जमीन है जो बंजर है, मतलब कि वहां पे उगा ही नहीं सकते, वहां पे भी टैक्स ये लोग ले लेते थे। तो इस तरह से किसानों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई प्रथम चरण में। और यहाँ पे शिल्पकार जो थे, मतलब कि जो बहुत तरह के जो है चीजें बनाते थे, सुंदर सुंदर चीजें जो विश्व विख्यात थी, ठीक है, उनको भी काफी जो है चोट मिली यहाँ पे, और काफी कम कीमत पर, चूंकि इनके पास पॉलिटिकल पावर था, जैसा कि मैंने कहा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो पॉलिटिकल पावर आ गया। तो इस तरह से जो है काफी कम कीमत पर ये खरीदने लगे और विदेशों में जाकर इन्हें अच्छी कीमत पर बेच देते थे। तो इस तरह से शिल्प जो कार्य है वो भी उद्योग यहाँ से धीरे धीरे खत्म हो, हालांकि खत्म नहीं हुए थे, प्रथम चरण में अभी भी शिल्प उद्योग अच्छी अवस्था में थे। अब हम लोग द्वितीय चरण की ओर चलते हैं। इसमें हम कहते हैं पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटल। अब इसमें क्या होता है, ये फ्री ट्रेड होता है इसमें 1813 से 1860 के बीच। अब इसमें क्या होता है देखिए, इसमें ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होती है। देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल कैपिटल की हम बात करें, इंडस्ट्रियल कैपिटल का मतलब क्या, अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक पूंजी बनती है, मतलब कि इंडस्ट्रियल होता, अब इंडस्ट्री बनती है कहाँ पे, क्या भारत में? नहीं, भारत में इंडस्ट्री नहीं बनती, इंडस्ट्री बनती है ब्रिटेन में, ठीक है। ब्रिटेन में क्या होता है, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कई सारी कंपनियां वहां पे मशीनें लगाई जाती है, जिससे वहां पे औद्योगिक क्रांति काफी फलता फूलता है। अब यहाँ पीछे क्या करते हैं फेज 2 के अंदर, अंग्रेज ये करते हैं कि यहाँ से जो है रॉ मटेरियल वहां पे लेके चले जाते हैं उन कंपनियों में, क्योंकि उन कंपनियों को यदि चलाना है तो रॉ मटेरियल यहाँ पे चाहिए। तो ये रॉ मटेरियल यहाँ पे जैसे कपास ले जाना है, कई सारे मिनरल्स वगैरह, खनिज वगैरह यहाँ से ले जाना है, तो वो यहाँ से ले जाते थे और वो वहां पे डंप करते थे, कहाँ पे, तो ब्रिटेन में, और वहां से फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है
मतलब बना हुआ जैसे कपड़ा, जैसे मैं कॉटन की बात कर रहा हूँ तो कपास लेके वहां पे कपड़ा बना लिया। कपास की रॉ मटेरियल है तो काफी कम कीमत पे ये खरीद लेते थे, जबरदस्ती भी खरीदते थे और कपास की कीमत भी कम होती थी। तो इस तरह से, और जब वो प्रोडक्ट बना के आते थे तो वो एक तरह से फायदा कमाते थे। और देखिए ये मशीन से बनी होती थी। ध्यान देने वाली बात ये है कि अब जो है सेकेंड फेज में आप देखिए वहां पे औद्योगिक क्रांति अच्छी चल रही है तो वहां पे मशीनें लग चुकी है, तो मशीन से ये कपड़े बनाने लगे तो जो कपड़ों की कीमत है वो कम हो गई। अब देखिए भारत में जो उद्योग चल रहा था वहां पे हस्तशिल्प उद्योग था, हाथ से कपड़े बनते थे, चरखे से बनते थे, इस तरह से, तो काफी प्राइस जो है ज्यादा था। ठीक है। दूसरा कारण ये था कि जो भारतीय व्यापारियों को जो मान लीजिए कॉटन खरीदना है तो काफी ऊंचे दाम पर खरीदना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि इसके लिए वो पॉलिटिकल पावर तो था नहीं, तो ये एक रीजन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये समझा कि यहाँ पे भारत में जो भारतीय व्यापारी हैं उनके जो बनाए गए कपड़े हैं या कुछ भी है वो महंगे थे, जबकि ब्रिटेन से जो कपड़े आते थे या कुछ भी प्रोडक्ट आता था वो अपेक्षाकृत सस्ते होते थे, जिसलिए भारतीय क्या करने लगे कि सस्ते कपड़े खरीदने लगे या सस्ती चीजें खरीदने लगे। इसका मतलब ये हो गया कि अब जो है फेवरेबल हो गया किसके लिए, अब अंग्रेजों के लिए फेवरेबल हो गया। मगर मैंने देखा कि पहले चरण में ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनाते थे वो लोग कि वो भारत में बेच सके। तो इस तरह से अब जो है ज्यादा रेवेन्यू मिलने लगा। और जो मैंने कहा कि हस्तशिल्प उद्योग जो है या भारतीय जो व्यापारी है उसकी जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय हो गई। ये चीजें आप समझ रहे हैं। अब हम थोड़ा सा और समझते हैं इसको कि ब्रिटेन में जैसे कि मैंने कहा कि औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई तो ब्रिटेन में एक अलग वर्ग जो है पैदा हो गया वहां पे, जिसे हम कहते हैं कैपिटलिस्ट, मतलब कि पूंजीपति वर्ग। अब इसने क्या किया, इसने ऐसा कहा कि भाई आपने, मतलब कि ब्रिटिश सरकार को कहा कि आपने क्या किया है कि भारत में, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी EIC को आपने मोनोपोली दे दी है कि भाई जा तुम वहां पे जाके व्यापार करो, हमें भी तो मौका मिलना चाहिए, है ना। अन्य उद्योगपतियों ने कहा कि हमें भी तो मौका मिलना चाहिए, आप ऐसे रूल्स बनाओ जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है वो खत्म हो जाए। इसलिए 1813 में एक चार्टर एक्ट आता है जिसके तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि फेज 2 में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली जो है वो खत्म हो जाएगी और अलग अलग कंपनियां यहाँ पे प्रवेश करेंगी। अब आगे हम देखेंगे कि ये जो फेज है सेकंड फेज, इसका दो भूमिका है, एक तो विनाशकारी भूमिका, एक विकासात्मक प्रभाव। दोनों को हम थोड़ा स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम यदि विनाशकारी भूमिका की हम बात करें तो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे जो स्थिति है प्रथम फेज में, ठीक है, जो हमारे व्यापारी हैं भारतीय व्यापारी, उसकी स्थिति उतनी खराब नहीं थी, मगर सेकंड फेज में इसकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई। और यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता था चीजें जो भारतीय जैसे कपड़े एक्सपोर्ट होते थे विदेश में, वो भी अब नहीं होने लगा। कारण ये दो कारण थे इसके पीछे ये कारण था कि जो भारतीय सामानों का जो एक्सपोर्ट है उसमें लेवी बहुत ज्यादा लगाया जाता था, मतलब टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिया गया। अब जैसे आप टैक्स लगाओगे तो वो चीजें महंगी हो जाएंगी, तो जैसे भी आप बाहर में बेचोगे तो महंगी हो जाएगी, और औद्योगिक क्रांति चल रही है तो आपका कपड़ा या आपका जो सामान है कौन खरीदेगा। इस तरह से जो है भारतीय चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगी, एक्सपोर्ट कम हो गया, मतलब कि भारतीय व्यापारियों का। मगर जैसा कि मैंने कहा कि अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ से रॉ मटेरियल जो है लेना प्रारंभ कर दिया। और एक चीज यहाँ पे देखिएगा आप कि भारतीय जो लोग थे, जैसे मान लीजिए कॉटन है, कॉटन बेचेंगे तो किसको बेचेंगे, यदि भारतीय व्यापारी को पहले जैसे बेचते थे, है ना, तो वो तो संभव नहीं हो पाया, क्योंकि भारतीय व्यापारी चूंकि उन पे लेवी ज्यादा लगा दिया गया, उनकी स्थिति खराब हो गई। तो अब जो यहाँ के किसान थे जो कॉटन उपजाते थे, उनके पास एक ही ऑप्शन रहा कि अंग्रेज को ही बेचना है। ये भी एक कंडीशन था यहाँ पे सेकंड फेज में। तो इस तरह से इन किसानों की भी स्थिति खराब हो गई, व्यापारियों की स्थिति भी खराब हो गई। हम लोग बढ़ते हैं विकासात्मक प्रभाव की ओर। हानिकारक प्रभाव तो हमने देख लिए। अब विकासात्मक प्रभाव में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि कई सारी चीजें यहाँ पे हुई, जैसे आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की जो है शुरुआत होती है यहाँ पे, मतलब कि एक नया तरह का एडमिनिस्ट्रेशन जो है सिस्टम चलाया जाता था। इसके पहले क्या था, इसके पहले यह था कि मुगल काल का आपको बहुत सारे लॉ था, ठीक है, मगर इस अवस्था में आप देखेंगे सेकेंड फेज में तो प्रशासनिक जो है आधुनिक हो गई। उसके बाद एक न्यायिक व्यवस्था, जैसा कि मैंने कहा कोर्ट की यहाँ पे जो है व्यवस्था की गई। अब और एक चीज भी यहाँ पे कि जो सामाजिक ढांचा था, अब भारत के लिए एक नया प्रकार का ढांचा बनना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे कि 1830 से प्रशासन में और शिक्षा में काफी बदलाव हुआ, विशेषकर अंग्रेजी भाषा को जो है यहाँ पे महत्व दिया गया, अंग्रेजी भाषा को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा गया।
कि अंग्रेजी पढ़ना है। पहले पर्शियन लैंग्वेज यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी, मगर अब जो है द्वितीय चरण में पर्शियन लैंग्वेज को हटा के इंग्लिश को जो है यहाँ का लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि लोग पढ़े लिखे होने लगे, अंग्रेजी भाषा की तरफ जो है रुझान बढ़ा, एक नया वर्ग का जो है पढ़ा लिखा वर्ग जिसे हम कहते हैं वो भी यहाँ पे पनपने लगा, और उनकी जो है एक तरह से वफादारी जो है अंग्रेजों की तरफ से बढ़ी, अंग्रेजों की तरफ बढ़ी। मतलब कि वो लोग सोचने लगे कि अंग्रेज बहुत ही अच्छे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी चीजें कर रहे हैं। इनमें एक मैं गांधी जी का एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा। पहले गांधी जी को लगता था कि आपको पता है कि वो काफी बिल्कुल होटलों में जाते थे, रेस्टोरेंट में जाते थे, मगर जब उन्हें आपको पता है कि ट्रेन में जब साउथ अफ्रीका वो जा रहे थे तो ट्रेन से जब उन्हें निकाल दिया गया धक्के मारकर, तो उस समय जो है गांधी जी में परिवर्तन जो है काफी देखने को मिला। तो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो चरण था इसमें एक अलग ही वर्ग जो है पैदा हुआ, जिसमें जिसे हम पढ़े लिखे वर्ग कहते हैं, जो अंग्रेजों की तरफ एक तरह से वफादार था। हालांकि आगे चीजें बदली, अंग्रेजों को लगता था, इसलिए अंग्रेजों ने ऐसा किया भी था, ठीक है, जब मैकाले की शिक्षा पद्धति करते थे। मगर आगे आगे चलकर धीरे धीरे चीजें बदली और लोग समझ गए, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग, जब उन्होंने देखा कि 1789 के अंदर आपको पता है कि फ्रांस की क्रांति हुई है ना, तो इसके फलस्वरूप क्या लोगों में पुनर्जागरण आया, जागरण आया कि नहीं अब हमें भी क्रांति करनी चाहिए। आगे हम लोग बात करेंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विकास था वो रेलवे था। रेलवे यहाँ पे बनना स्टार्ट कर दिया 1934 के अंदर, तो ये चीजें हुई। तो एक चीज आप देख सकते हो कि यहाँ से एक जगह से दूसरा जगह सामान पहुंचाना तो आराम से पहुंच जाता था। तीसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन था वो था आधुनिक सिंचाई या नेटवर्क का विकास, ठीक है। आधुनिक जो ये है वो काफी विकसित यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है द्वितीय चरण में कि भारतीय उद्योग धंधे की स्थिति खराब हो गई, किसानों की स्थिति खराब हो गई, और ब्रिटिश उद्योग धंधे जो है स्थिति बहुत अच्छी होने लगी। यहाँ से रॉ मटेरियल जो है एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फेज 3। फेज 3 में क्या हुआ देखिए कि इसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ फाइनेंस कैपिटल। इसमें क्या हुआ? फाइनेंस कैपिटल का मतलब हुआ, इसे हम साम्राज्यवाद या औद्योगिकरण भी कहते हैं। इसमें उद्योग धंधे काफी बढ़े। सेकंड फेज में आपने देखा कि उद्योग धंधे कहाँ पे बढ़े? इंग्लैंड में बढ़े सेकंड फेज में, हमारे भारत में नहीं, है ना। यहाँ से रॉ मटेरियल वो ले जाते थे। मगर थर्ड फेज में आप देखेंगे कि यहाँ पे अब फैक्ट्री लगना स्टार्ट कर दिया। कैसे? तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यूज किया गया। कई देशों को जो है फ्री एक तरह से कर दिया कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मैंने कहा कि अब जो है ऐसा नहीं है ब्रिटिश की तरफ से कि कोई भी कंपनी नहीं आएगी। तो बहुत सारी कंपनी जैसे जापान और अमेरिका की स्थिति जो है बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि औद्योगिक क्रांति वहां पे बहुत फैल चुकी थी, तो उन्होंने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। बैंकिंग प्रणाली काफी अच्छी हो गई, लोन मिलने लग गए, तो अच्छे तरह से जो है यहाँ से लोन जब मिलेगा तो पता है तो काफी अच्छी तरह से कंपनियां जो एस्टेब्लिश होंगी, कंपनियां यहाँ पे धीरे धीरे एस्टेब्लिश होने लगी। भारतीय भी यहाँ पे कंपनियां एस्टेब्लिश करना प्रारंभ कर दिया, जिसमें टाटा ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो अब देखिए यहाँ पे एक ड्रास्टिक चेंज आता है। अंग्रेज यहाँ पे सोचते थे कि यहाँ पे अब हमें क्या करना चाहिए, तो फैक्ट्री वगैरह लगानी चाहिए, हमें फायदा होगा। मगर 1914 में एक ऐसी चीज होती है कि ये भारतीयों के पक्ष में हो जाती है। कैसे? 1914 में आप देखेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध की स्टार्ट हो जाती है। इसके पीछे कारण यही है कि ये जो गुट है, जैसा कि मैंने कहा कि जापान है, अमेरिका है, यहाँ पे ब्रिटेन आ गया, फ्रांस आ गया, ये आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे कि हम यहाँ पे कॉलोनी बनाएंगे, जैसे भारत में है ना कॉलोनी बनाएंगे, हम अफ्रीका में कॉलोनी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसे इन्हें एक मार्केट चाहिए था। क्योंकि मान लीजिए थर्ड फेज में क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति काफी फला फूला, और इन्हें जो फिनिश प्रोडक्ट ये बना लिए इन लोगों ने, इन कंट्रीज ने, इनको बेचेंगे कहाँ? क्योंकि ये तो छोटी छोटी कंट्री थी। ब्रिटेन फ्रांस का मैप देखेंगे तो ये छोटी छोटी कंट्री थी, पॉपुलेशन उतनी थी नहीं, और भारत एक बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री, और चूंकि यहाँ पे इंटरेस्ट भी अब जग चुका था, है ना, अंग्रेजी प्रोडक्ट की तरफ। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ कि ये लोग यहाँ पे खपाना चाहते थे अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ये करना चाहते थे। मगर 1914 में क्या होता है देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की स्टार्ट हो जाती है, इसी आपस में प्रतिस्पर्धा के कारण, देशों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण। अब इसमें भारत का जो है बहुत अच्छा मदद मिला भारत को। क्या हुआ देखिए, इसमें हुआ ये कि कई सारी कंपनियां, जैसे मैं टाटा की बात कर रहा हूँ, तो 1914 में चूंकि प्रथम विश्व युद्ध हो गया, तो आपको पता है कि आयात जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि युद्ध का समय है, आप दूसरे देश से आयात नहीं कर सकते। ब्रिटेन अपने कंट्री से आयात करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाया, है ना, क्योंकि आप कहीं पे आयात कर रहे हैं, आपको जहाज को डुबा दिया जा सकता है। तो इस तरह से भारतीय जो
चीजें हैं उसी पे अंग्रेज अब डिपेंडेंट रहने लगे भारत में। तो इस तरह से भारत के जो व्यापारी है जैसे टाटा स्टील है या अलग अलग कंपनियां हैं, उनको काफी फायदा मिला, है ना, वो काफी फले फूले इसके फलस्वरूप। और इसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने, इन टाटा जैसे है, मान लीजिए अलग अलग कंपनियां हैं, इन लोगों ने जो आंदोलन है उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने पैसे दिए, है ना, हथियार खरीदने में या अलग अलग चीजें करने में, ताकि भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको चलाया जा सके। फायदा क्या मिलेगा इन कंपनियों को? फायदा ये मिलेगा कि इन लोगों को यह समझ में आ गया था कि अंग्रेज यदि खराब स्थिति में हो जाए या अंग्रेज को यहाँ से भगाया जा सके तो हमें स्वतंत्रता मिलेगी, तो हम ज्यादा अच्छा लाभ कमा सकेंगे, क्योंकि हम जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू दे रहे हैं अंग्रेजों को वो नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये चीजें हुई। तो इसे में कहते हैं आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन का मतलब आईएसआई से हम शॉर्ट में कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब क्या है कि अब जो है भारत है वो अपने जो घरेलू प्रोडक्ट हैं, डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट हैं, जिसे हम वोकल फॉर लोकल आजकल बोलते हैं, उन पे जो है यहाँ पे डिपेंडेंट हो गए। अब आयात की जो है प्रकृति नहीं रही, आयात अब यहाँ से नहीं करने लगे लोग। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।